हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये मोशन इन 1D का 4th और लास्ट लेक्चर है। और इसमें हम लोग ये वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इरोडोप के ओरिजिनल नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं 26 प्रॉब्लम में, जो इरोडोप की प्रॉब्लम नंबर 1.95 है। इसमें आपको ना x और y कोऑर्डिनेट्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखे हैं, और तुम्हें एक तो फोर्स निकालना है और फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जैसे अगर मैं r वेक्टर लिखूं, आप ये देखो, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मास दिया हुआ था, और ये ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप आ गया। अब सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, m इंटू डी टू आर अपॉन डी टी टू। और एक बच्चों वाली बात है कि जैसे मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं तो साइन का पहले कॉस होगा, फिर माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं 2 बार तो कॉस का पहले माइनस साइन होगा, फिर माइनस कॉस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर लेकिन बाहर आ जाएगा। तो तुम्हें लग रहा होगा कि माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आता है ना, कई बार तुम देखना। और बाकी सेम रहेगा, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। और ये अल्टीमेटली आर वेक्टर था, जो भी मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है आर वेक्टर था। अच्छा, मास से और मल्टीप्लाई होगा, मास से और मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया बताओ, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आ गया। तो वही आंसर दिया हुआ है। वो डिफ्रेंशिएशन का समझ में आ रहा है ना, क्या है कि अगर मैं साइन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करूं तो वो माइनस साइन हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाता है। और अगर मैं कॉस को 2 बार डिफ्रेंशिएट करूं तो वो माइनस कॉस हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो एक तरीके से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी सेम रहेगा। ये कर लो। और दूसरा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वो निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है मान लो। तो ऑब्वियस सी बात है, एम होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, और आर का मैग्नीट्यूड ले लो बस। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखो उसी फॉर्म में आंसर दे रखा है ना, ये एम ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं इरोडोव का 1.100 क्वेश्चन। मास एम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है, और रेजिस्टेंस दे रखा है माइनस आर वी, मतलब वी का फंक्शन है। एक तो तुमसे कहता है कि पूरा रुकने में कितना टाइम लगेगा,
हाउ लॉन्ग द मोटर बोट मूव विद शट डाउन इंजन, ये हो गया। और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालना है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है, और मीन वेलोसिटी निकालना मतलब एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया। ड्यूरिंग वेलोसिटी डिक्रीजेस ईटा टाइम्स। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, मास m दे रखा है, रिटार्डेशन -rb दे रखा है, मतलब v का फंक्शन। तो एक तो ये तुमसे पूछा हुआ है कि कितनी देर में मोटर बोट रुक जाएगी, दूसरा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s निकालना है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, और मीन वेलोसिटी निकालनी है। टाइम तो नहीं निकालना था, ठीक है। मीन वेलोसिटी निकालनी है जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की ईटा टाइम्स कम हो जाएगी। तो देखो एक्सीलरेशन हम अगर लिखेंगे तो F/m लिख लेंगे, और ये -rv हो गया बाई m ऑल्सो। अब सिंपल सी बात है कि तुम एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, ये पहले भी आया था ना इस टाइप का क्वेश्चन, ये dv/dt भी लिख सकते हो, और v इंटू dv/ds भी लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको लेता हूं और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, और v की लिमिट्स v नॉट से v लिख दे रहा हूं, ठीक है, v नॉट से v, और t की लिमिट्स 0 से t, 0 to t लिखूं। तो ये बताओ कि जो v होगा ये एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा ना, बस हो गया, ये कह लो बस हो गया। नहीं है, v एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। तो ये इस टाइप से कुछ आता है, v इक्वल टू v नॉट e की पावर सम कांस्टेंट आ जाएगा इनटू t। कांस्टेंट तुम देख लेना एक बार इंटीग्रेट करके, मेरे ख्याल से r/m आना चाहिए। तो सम कांस्टेंट इनटू t इतना हो गया। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली कम हो रही है ना, अगर तुम देखोगे तो वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। हो गया, ये v है, ये t है, तो ये v नॉट से धीरे धीरे नीचे गिर रही है। अब इसका जो पहला पार्ट था वो कहता है कि कितने टाइम पे वो परमानेंटली रुकेगी। तो पहला पार्ट तो सीधे सीधे ये हो गया ना कि एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, क्यों? तो एक तरीके से ये हो गया, ये आ गया। अब चलते हैं दूसरी बात, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s निकालना था। तो अब हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे ना, ये और ये ले लेंगे, क्यों? मतलब ये हो जाएगा -r/m इंटू बी। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, -r/m इंटू बी इक्वल टू v इंटू dv/ds। ये और ये कैंसिल कर लो, ये हो गया, और इसमें लिमिट्स रख देना, v की लिमिट्स रख देना v नॉट से v, और s की लिमिट्स रख देना 0 से s। तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा v एज ए फंक्शन ऑफ s, ये हो गया। और इसी में एक दूसरा पार्ट भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन में v की लिमिट्स रख दोगे v नॉट से 0,
v0 टू 0 और s की लिमिट्स रख देना 0 से टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से तुम्हें टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा। फाइंड एस टी, ये क्या, और लास्ट में तुमसे कहता है कि मीन वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट ओवर द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वेलोसिटी डिक्रीजेस ईटा टाइम्स। सी पार्ट कैसे करोगे देखो, ये तो बी पार्ट हो गया। v एज ए फंक्शन ऑफ t हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्यों? v एज ए फंक्शन ऑफ t हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक। अब तुम इसमें क्या करना कि इसमें वो टाइम निकालना, फाइंड t when वेलोसिटी v0 बाई ईटा हो चुकी है, ये हो गया। इसी टाइप से v एज ए फंक्शन ऑफ s, ये भी हम निकाल चुके हैं, नहीं है, v एज ए फंक्शन ऑफ s भी निकाल चुके हैं, तो यहां से s निकाल लेना, फाइंड s when v is v0 अपॉन ईटा, और उसके बाद एवरेज जो वेलोसिटी आती है जिसको हम मीन वेलोसिटी भी कहते हैं, वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से तुम्हारा तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार, कि आपको इनिशियल वेलोसिटी v0 दे रखी है और तुम्हें एक रिटार्डेशन दिया हुआ है जो v का फंक्शन आता है, ठीक है ना, v का फंक्शन आता है, तो उसमें इस टाइप से कुछ चलता है। अच्छा, इस टाइप का जो रिटार्डेशन है ना, ये और जगह भी कई बार आता है बेटा, ये ध्यान रखना। मतलब f प्रोपोर्शनल टू माइनस v, ये रिजल्ट एज ए रिजल्ट भी याद कर लेना कि अगर f प्रोपोर्शनल टू माइनस v हो या a प्रोपोर्शनल टू माइनस v हो, तो फिर जो वेलोसिटी होती है ना वो एक्सपोनेंशियली कम होती है बेटा। जो है कभी भी तुम्हें इस टाइप का दिखाई दे तो हमें सब मान के चलना कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में एक्सपोनेंशियली कम होती जाती है। ये v0 है, ये है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ध्यान रखना। अगर फोर्स या एक्सीलरेशन माइनस v के प्रोपोर्शनल हो तो तुम्हारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है कि वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ये एक प्लैंक दे रखा है, देखो फिक्स है लेकिन, और इसमें v0 से स्टार्ट होती है एक बुलेट और h डिस्टेंस चलने के बाद v रह जाती है। और तुमसे कहता है h है, तुमसे कहता है जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है। काफी हद तक एक ही टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें दिख रहे होंगे। रेजिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, तो तुम्हें टाइम निकालना बस हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक टाइम निकालना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है तो मैं माइनस v स्क्वायर कह सकता हूं, क्यों? ये हुआ, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी इसी टाइप का होगा ना, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस v स्क्वायर।
या कह सकते हो a इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर कर लो। अब क्या है देखो, सबसे पहले तुम क्या करो, इस a को v इंटू डी वी अपॉन डी एस लिखो, ठीक है ना। इस a को v इंटू डी वी अपॉन डी एस लिखो, तो ये हो गया v इंटू डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। एक v कैंसिल हो गया। अब लिमिट्स लगा लेना, बस हो गया। यहाँ पे जो v की लिमिट्स लगाओगे वो v नॉट से v लगाओगे, और s की लिमिट्स लगाओगे 0 से h। तो यहां से ना तुम्हें वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो पता चलेगा बेटा, जो है फाइंड k। तो ये हमने बेसिकली k फाइंड करने के लिए किया है, ध्यान रखना। जो है ये जो पहला स्टेप दिया हुआ k फाइंड करने के लिए किया हुआ है। अब दोबारा से तुम इस एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिख दो, बस हो गया। k तो तुम्हें पता चली गया है। तो नेक्स्ट उसमें क्या करोगे, नेक्स्ट उसमें लिखोगे dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। के तुम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हो, फिर से लिमिट रख दो। v की लिमिट्स रख दो v नॉट से v। ये मैंने चेक नहीं किया, पता नहीं v नॉट से 0 कह रहा है या v तक कह रहा है। चलो v तक ही कर दे रहे पहले, और तुम चेक कर लेना इसको, ये भी चेक कर लेना, या फिर हो सकता है ये भी कह रहा हो पूरा रुकने तक। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। Assuming that find the time of motion of the bullet in the plank। मोशन ऑफ द बुलेट का मतलब 0 होगा बेटा, जो है मोशन ऑफ द बुलेट v नॉट से 0 कह लो। मोशन ऑफ द बुलेट का मतलब ये लिमिट होंगी, ये होगी। और टाइम की लिमिट्स लिख देना 0 से t, ये कह लो। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में तुम देख रहे हो बिल्कुल एक ही टाइप का आ रहा है कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक तुम्हें रिटार्डेशन दिया हुआ है तो माइनस लगा दो, और कहीं पे प्रोपोर्शनल टू v है, कहीं पे प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, बस यही है वैल्यू है। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग अलग है, बस ये होगा। तो एक में तुम क्या कर रहे हो, एक बार तुम a को dv अपॉन dt लिख रहे हो, और एक को तुम लिख ले रहे हो a को v इंटू डी वी अपॉन डी एस कर दे रहे हो, बस हो गया। अदरवाइज बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तुम देखोगे तो ये। हाँ ये जरूर मैंने तुमसे कहा था कि अगर a प्रोपोर्शनल टू माइनस v हो तो वो रिजल्ट फिर थोड़ा सा याद रख लेना कि उसमें जो वेलोसिटी होती है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, कम होती है, उसको याद रखिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, इसमें ना ये ब्लॉक है और ये एंगल अल्फा है, और इसमें जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो k इंटू एक्स दिया हुआ है। मतलब x जो टोटल डिस्टेंस जितनी ट्रेवल कर चुका है, जितनी ट्रेवल कर चुका है वो दिया हुआ है। तो एक तो तुम्हें निकालना कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, और बीच में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। एक ब्लॉक को तुमने अल्फा एंगल पे छोड़ दिया, और उसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो k टाइम्स x है, और x का मतलब जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ठीक है ना, जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है ये कह लो। तो एक तो तुमसे कहता है कि टोटल डिस्टेंस को कितनी ट्रेवल करेगा, और उसके बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, ये कह रहा है। अच्छा एक छोटी सी बात है, बिल्कुल शुरुआत में x की वैल्यू 0 थी ना, बिल्कुल शुरुआत में x की वैल्यू 0 थी, इसका मतलब म्यू की वैल्यू 0 थी, इसका मतलब स्मूथ थी एक तरीके से। और फिर जैसे जैसे x बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब
फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है ना, पीछे को अगर देखोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हम एक काम कर लेते हैं, जब ये x चल चुका है तो तुम जानते होगे इधर को तो इसमें लगेगा mg sin अल्फा, और पीछे को लगेगा म्यू mg cos अल्फा, लेकिन म्यू की जगह kx रख दे रहा हूँ, तो ये हो गया kx म्यू mg cos अल्फा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नीचे को लगा mg sin अल्फा और ऊपर को लगा म्यू mg cos अल्फा, और इसका एक्सेलरेशन मान लो इधर को है a। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू हो गई mg sin अल्फा माइनस kx mg cos अल्फा अपॉन m आ गया। m से m कैंसिल हो गया, ये साइन अल्फा है, ध्यान रखना। अब मैं इस a को v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ ना। अगर आप देखोगे तो इस a को हम क्या लिख सकते हैं? v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। क्यों? तो v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये कितना हो गया? g साइन अल्फा माइनस म्यू g कॉस अल्फा, ये हो गया। अब तुम ये बताओ कि इसमें फिर से कोई इंटीग्रेट कर दो, v की वैल्यू क्या रखोगे? 0 से v तक रखना, और x की वैल्यू लिखना 0 से x। तो यहां से तुम्हें v एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल जाएगा। अब सिंपल सी बात है, एक तो तुम्हें ये निकालना है कि कब वो रुकेगा, स्टॉप्स। तो v को 0 रख देना, बस हो गया। कब वो रुकेगा तो v को 0 रख देना। और अगर तुम्हें v की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है dv अपॉन dx, इसको 0 कर देना, यहां से तुम्हें v की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, एक चीज और है कि जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो देखो x में क्वाड्रेटिक आएगी। अगर तुम देखोगे तो x में क्वाड्रेटिक आएगी, तो जब तुम v को 0 पुट करोगे तो x की दो वैल्यू जाएंगी। एक तो बिल्कुल x इक्वल टू 0 भी आएगी, क्योंकि शुरुआत में भी v 0 था, और एक जो x की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो जब v को 0 रखोगे तो तुम्हारी v की दो, मतलब x की दो वैल्यू जाएंगी। एक तो 0 आएगी, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत में भी v इक्वल टू 0 था, और एक वैल्यू और आएगी, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या होगा बताओ? जो है वही तुम्हारा आंसर होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। नीचे को mg sin अल्फा लगा हुआ है जो कि कांस्टेंट है, ऊपर को म्यू mg cos अल्फा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे म्यू x का फंक्शन है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो तुम्हें एक तो नेट एक्सीलरेशन निकालना है, उसको फिर v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स लिख देना है, तो वहां से तुम्हें v एज ए फंक्शन ऑफ x निकलेगा। और जब तुम v को 0 रखोगे तो x की दो वैल्यू जाएंगी। एक तो मैंने कहा बिल्कुल x इक्वल टू 0 आएगी, बिल्कुल शुरुआत वाली वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो तुम्हारा आंसर होगा। और अगर तुम्हें v को मैक्सिमम करना है तो फिर डी वी अपॉन डी एक्स को क्या करोगे? 0 पुट करके
लेकिन इसको मैं तुम्हें ना एक कंपेयर करता हूँ बेटा एक एग्जाम्पल से, तब तुम्हें समझ में आएगा। एक ये भी होता है ना, अगर तुम देखोगे तो जैसे ये है, ये स्प्रिंग है, इसमें mg नीचे लगा होता है और ये कांस्टेंट है। और एक इसमें kx फोर्स ऊपर लगा होता है, लेकिन ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है। देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो एक तुम्हें ध्यान होगा, एक बीच में ऐसी पोजीशन आती है जहां पे kx की वैल्यू और mg की वैल्यू इक्वल हो। इसको हम कई बार इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो इस जगह पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन ये उतना ही और नीचे चला जाता है और फिर वहां से वापस आता है। ये फिर वहां से वापस आता है, ये स्प्रिंग में हम करते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स है। तो ये काफी हद तक ये वाली प्रॉब्लम उससे मिलती जुलती है। कैसे देखो, इसमें नीचे को जो फोर्स है mg साइन अल्फा वो कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर को जो फोर्स है के एक्स एम जी कॉस अल्फा वो x के साथ बढ़ रहा है। जरा देखो x के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा बताओ। जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर तुम देखोगे तो एम जी साइन अल्फा और के एक्स एम जी कॉस अल्फा ये इक्वल आएंगे, ये इक्वल आएंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखो, ये आ रही है मेरे ख्याल से टेन अल्फा अपॉन के आ रही है। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम है एक्चुअल में, वो जो मैक्सिमम जाता है वो इसका डबल जाता है बेटा। जो है नहीं है, जो मैक्सिमम जाता है वो डबल जाता है। इसका मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसकी डबल हो जाएगी। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा 2 tan अल्फा अपॉन के, ये हो गई बस। देखो ये आंसर भी आ रहा है, ये कहते हैं। और उसके बीच में तुम्हें वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स हो और दूसरा उसके अपोजिट फोर्स हो जो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, कह लो, तो बीच में कहीं पे एक मीन पोजीशन आती है जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन वो वहां पे रुकता नहीं है, वो उससे आगे निकल जाता है। ये अच्छा, दोनों प्रॉब्लम्स में डिफरेंस क्या होगा ना, देखो मैं बताऊं। जो है इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि ये मैक्सिमम पे जाके फिर वापस भी आएगा, ये मैक्सिमम पे जाके वापस भी आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम पे जाके फिर वापस नहीं आएगा, फिर वहीं पे रुक जाएगा, परमानेंटली यहाँ पे रुक जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस होगा कि स्प्रिंग में वो मैक्सिमम पे जाने के बाद फिर वापस भी आएगा, लेकिन यहाँ पे वो वापस नहीं आएगा। ये डिफरेंस है। तो दोनों को कंपेयर कर लेना बेटा। जो है अभी लास्ट में एक रिजल्ट दूंगा तुम्हें, सारी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। फिर से वो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो ये वी नॉट से ऊपर फेंका है और तुमसे कहता है कि ये कितने से नीचे आएगा। और जो तुमसे एयर ड्रैग पूछा हुआ है, एयर ड्रैग, ये केवी स्क्वायर लिखा हुआ है।
अब सुनो, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो mg भी नीचे होगा, ये बताओ जब ये ऊपर जा रहा होगा तो mg और एयर ड्रैग दोनों नीचे होंगे ना। तो अपवर्ड जर्नी में अगर आप देखोगे, अपवर्ड जर्नी में जो इस पे रिटार्डेशन होगा ए, वो mg भी नीचे होगा, kv स्क्वायर भी नीचे होगा, और अपॉन m कर दिया, ये हो गया। और इसको तुम v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स कर दो। समझ में आ रहा है बेटा? ऊपर जाते समय क्या होगा, mg भी नीचे होगा, kv स्क्वायर भी नीचे होगा। तो इसका मतलब जो रिटार्डेशन होगा वो ऐसे होगा, माइनस एम जी माइनस के वी स्क्वायर अपॉन एम, उसको v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स कर दोगे। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से v की जो लिमिट्स है वो v नॉट से 0 तक ले जाना, और x की लिमिट्स 0 से s तक ले जाना। तो तुम्हें h पता चल जाएगा कितनी हाइट चला गया। समझ में आ गई बात बेटा? जो है ये तो ये हो गया, कह लो जो है। अब क्या होगा डाउनवर्ड जर्नी में, डाउनवर्ड जर्नी में जो एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखना। mg नीचे, kv स्क्वायर लेकिन ऊपर, ये ध्यान रखना, mg नीचे kv स्क्वायर ऊपर। तो ये हो जाएगा mg माइनस kv स्क्वायर अपॉन m, और इसको दोबारा से तुम v इंटू डी बी अपॉन डी एक्स लिखोगे। और अब जो v की लिमिट्स लिखोगे वो लिखोगे 0 से v डैश तक, ये ध्यान रखना। और जो x की लिमिट्स लिखोगे वो 0 से h लिखोगे, बस h नीचे आएगा ना, तो यहां से v डैश फाइंड करो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। ऊपर जाते समय वेट भी नीचे, एयर ड्रैग भी नीचे, और केवल रिटार्डेशन होगा। और नीचे आते समय वेट नीचे, एयर ड्रैग ऊपर, लेकिन एक्सीलरेशन होगा। और दोनों में आपने एक्सीलरेशन को v इंटू डी बी अपॉन डी एक्स पुट कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, आपसे ना रेस्ट से स्टार्ट होता है, और एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है एफ कह लो, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ओमेगा से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। तो तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है एक्चुअली। दूसरा, बिटवीन टू स्टॉप्स, बिटवीन टू स्टॉप्स तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल देनी है। सही क्वेश्चन है, देख लो। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मास एम दिया हुआ है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स एफ लगा हुआ है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, लेकिन उसकी डायरेक्शन ओमेगा से घूम रही है, डायरेक्शन ओमेगा से घूम रही है।
तो तुम्हें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और दो स्टॉप्स के बीच में तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, और उसके बीच में एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो एक बात बताओ कि मैं कुछ इस टाइप से मान सकता हूँ, इनिशियली मैं मान सकता हूँ f ये है, तो t टाइम पे जो f है वो ओमेगा t घूम गया, ये मान सकता हूँ, ये कह लो, और ये i कैप और ये j कैप। इसका मतलब मैं f वेक्टर को क्या मान सकता हूँ बताओ, जो है f वेक्टर को मान सकता हूँ f cos ओमेगा t i कैप प्लस f sin ओमेगा t j कैप, ये मान सकता हूँ। ये क्या है, ये तो फोर्स हो गया। अब क्या है, फोर्स टाइम का फंक्शन आ रहा है, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो वो लीनियर इंपल्स बन जाएगा ना। अगर आप देखोगे तो मैं इंटीग्रेशन एफ डी टी अगर करूं 0 से t तक, तो वो लीनियर इंपल्स बन जाएगा जे वेक्टर, और वो m इंटू वी वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहां से तुम v वेक्टर फाइंड कर लेना बस। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि तुमने फोर्स को लिखा एफ कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस एफ साइन ओमेगा टी जे कैप, तो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टी पता चल गया। उसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो लीनियर इंपल्स बनेगा, और वहां से v आ जाएगा। अब v का जो मॉड होगा वो भी तुम निकाल लोगे। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे आता है, एक सेकंड देख के बता देता हूँ कैसे आता है बेटा। 2f by m ओमेगा, 2f by m ओमेगा मॉड साइन ओमेगा टी बाई 2, ये इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, एक तरीके से स्पीड भी बनी ना, वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड बनती कि नहीं बनती बताओ, जो है स्पीड भी बनी, और स्पीड हमेशा प्लस में होती है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर मैं स्पीड वर्सेस टाइम ड्रॉ करूं, v वर्सेस t ड्रॉ करूं, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर तुम देखोगे तो ऐसे बनेगा बेटा, जैसे अगर ये दो मोमेंट्स देखूं मैं, ये वाला टर्म जीरो आना है, ध्यान से देखना। एक तो t इक्वल टू जीरो आ गया, और एक जरा देखना t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा आ गई मेरे ख्याल से। तो ये हो गया, इन दो जगह पे स्पीड जीरो होगी। अब अगली बात, तुम्हें डिस्टेंस टेबल निकालना है, और स्पीड टाइम का फंक्शन आ रही है, नहीं डिस्टेंस टेबल निकालना है, स्पीड टाइम का फंक्शन आ रही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी इंटीग्रेशन v का मॉड इंटू डी टी। लेकिन टाइम की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, यहां से लेके यहां तक होंगी, बस हो गया। तो इसका मतलब 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा तक। और एवरेज वेलोसिटी कह लो, एवरेज स्पीड कह लो, क्योंकि अभी एक ही डायरेक्शन में मोशन रहा होगा, तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना, बस हो गया। एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है तुम्हें, फिर वो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना, बस हो गया। कंसेप्ट एक बार दोबारा देख लो।
इनिशियली रेस्ट पे था, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा था जो ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूम रहा था। तो तुम्हें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालनी है। दूसरी बात, 2 बार जब तक वो रुकेगा उसके बीच में तुम्हें डिस्टेंस टेबल निकालनी है, और उसी में फिर मीन वेलोसिटी कह लो या मीन एवरेज स्पीड कह लो, कुछ भी कह लो, वो निकालनी थी। तो मैंने फोर्स टाइम का फंक्शन निकाला, उसको इंटीग्रेट किया तो लीनियर इंपल्स बना mv के इक्वल, तो वहां से v वेक्टर निकला और फिर उसका मॉड निकाला आपने, नहीं है, फिर उसका मॉड निकाला तो वो इस टाइप का ग्राफ आया, और स्पीड टाइम का फंक्शन थी, तो तुम्हें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो इंटीग्रेट करके निकलेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब तो एक से ही क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं बेटा जो वही देखो, ये दिखा रखा है एक्स और वाई, और ट्रेजेक्ट्री निकालनी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी निकालना है। तो देखो मैंने तुमसे कहा था ना टी को एलिमिनेट करो और एक्स और वाई में रिलेशन निकालो। क्यों एक्स और वाई में रिलेशन निकालो? तो ये बताओ साइन ओमेगा टी वो एक्स बाई ए आ गया, और कॉस ओमेगा टी वो वाई अपॉन बी आ गया। अब तुम स्क्वायर और ऐड कर दो, बस हो गया। नहीं है, स्क्वायर और ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो इसका मतलब इलिप्स बन गया। ये अब इसका मोशन भी निकालना था। अब तुम ये बताओ कि अगर मैं टी को मान लो 0 कर दूं, तो देखो x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू b आ रही है, और उसके बाद में t इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा कर दूं, मान लो कुछ टाइम के बाद, ना ध्यान रखना, कुछ टाइम के बाद t इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा कर दूं, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, सॉरी बेटा जो पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये हो गया ना पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो देखो x की वैल्यू a आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही होगी, नहीं y की वैल्यू 0 आ रही होगी। तो अगर मैं इलिप्स ड्रॉ करूं, देखो क्या हुआ, ये x है ये y है, इसका मतलब ये a है और ये b है। अब आप देखो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू b है, तो इसका मतलब यहाँ पे था ना, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। क्यों? ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, और t इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा पे वो यहाँ पे आ गया। क्यों? t इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा पे। वैसे बाय द वे ये t अपॉन 4 भी होगा बेटा, अगर तुम देखोगे तो ये कितना टाइम होगा, t बाई 4 होगा, तो यहाँ पे आ गया। तो इसका मोशन क्या आ गया बताओ? क्लॉकवाइज आ गया, ऐसे आ गया, क्लॉकवाइज चल रहा होगा ना, तुम्हें दिख रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कई बार कर चुके हैं कि x और y एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखे हैं, तो तुम t को एलिमिनेट कर दोगे और x और y में रिलेशन निकाल लोगे। अब तुम्हें निकालना है एक्सीलरेशन r के टर्म्स में, ये भी हम कर चुके हैं, अगर आप देखोगे तो ये भी कर चुके हैं। जैसे x इक्वल टू क्या हो गया, देखो अगर मैं r वेक्टर देखूं तो वो a साइन ओमेगा टी
आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी, जे कैप आ गया। अब अगर मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी, डी टू आर अपॉन डी टी टू। अब ध्यान से देखना, साइन ओमेगा टी को 2 बार करूंगा तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और कॉस ओमेगा टी को 2 बार करूंगा तो माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाता है, ये हमने देखा था, ये एसएचएम में भी आता है अगर आपने देखा हो। तो ये ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप हो गया, और ये अल्टीमेटली आर वेक्टर है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ये कंसेप्ट भी तुमने देखा होगा, बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों? ये भी कंसेप्ट कई बार रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं लास्ट में, ये मोशन इन 1D का लास्ट क्वेश्चन है और ये सिमिलर टाइप का है, इसको मैं काफी हद तक तुम्हारे लिए होम असाइनमेंट ही दे रहा हूँ। एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, तुम्हें ट्रेजेक्ट्री निकालनी बस हो गया। एलिमिनेट टी और फाइंड एक्स वाई रिलेशन, क्यों? वही तो है, दोनों में अगर देखोगे तो वही चीज चल रही है बेटा, जो है उसमें थोड़ा सा मैथ्स लगानी है और ट्रेजेक्ट्री प्लॉट भी करनी है, तुम्हें प्लॉट भी करनी है। तो सिंपल लिख दे रहा हूँ, एलिमिनेट टी, एलिमिनेट टी एंड फाइंड एक्स वाई रिलेशंस। जैसे पहले वाले को कर देते हैं, देखो पहले में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दे रखा ना, तो साइन ओमेगा टी एक्स बाई ए आ गया, साइन ओमेगा टी पहला पार्ट कर दे रहा हूँ, साइन ओमेगा टी एक्स बाई ए आ गया। तो कॉस ओमेगा टी तुम जानते ही होगे, वो फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाता है। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया मेरे ख्याल से रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये अब y की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो a साइन 2 ओमेगा टी दे रखी है, क्यों? a साइन 2 ओमेगा टी, तो इसका मतलब y कितना हो गया, y हो गया 2a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हो गया बस, क्यों? y इक्वल टू ये था ना a साइन 2 ओमेगा टी, तो इसके अंदर 2a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी कितना था बाय द वे, एक्स बाई ए, और कॉस ओमेगा टी कितना आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये आ गया, क्यों? तो y की जो वैल्यू आई, y की वैल्यू आई 2x अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन तुम्हें आंसर जो दे रखा है वो y स्क्वायर के टर्म्स में दिया हुआ है बेटा, देखो आंसर जो दिया हुआ है y स्क्वायर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, तुम्हें दिख ही रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको ड्रॉ करने का काम ये मैथमेटिकल है, क्यों? ये फिजिक्स का काम नहीं है, मैथमेटिकल। इसी टाइप से दूसरा निकालना। तो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
x और y एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखें तो t को एलिमिनेट करना है और x और y में रिलेशन निकालना है, वो आपकी ट्रेजेक्टरी होती है। तो ये तुम्हारे मोशन इन 1D में इरोडोप में जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा कंसेप्ट एक बार तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने पूरे 1D में क्या क्या कंसेप्ट लर्न किए। एक तो कंसेप्ट हमने ये किया बेटा, ट्रेजेक्टरी निकालने की ना दो मेथड्स होती है। क्यों? एक तो मैंने तुमसे कहा एलिमिनेट टी वाली मेथड थी, एलिमिनेट टी। और दूसरा मैंने कहा था कि जो कंडीशंस आपको दे रखी है उसमें फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई, एक ये वाली मेथड थी अगर तुम्हें। और दूसरा एक ये कंसेप्ट बहुत रिपीट हो रहा था, तुम्हें याद होगा, a इक्वल टू v इंटू डी वी अपॉन डी एस या v इंटू डी वी अपॉन डी टी, सॉरी ओनली डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। अब ये माइनस के वी भी थी कई जगह, कहीं पे माइनस के वी स्क्वायर थी, कंसेप्ट एक ही था, कहीं पे माइनस के वी क्यूब होती है एंड सो ऑन। इस वाले में लेकिन जो वेलोसिटी होती थी वो एक्सपोनेंशियली कम होती थी, ये तुम्हें याद होगा, इसमें वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती है, ठीक है। और एक हमने तीसरा कंसेप्ट ये भी किया ना, अगर तुम्हें याद हो, कि इधर को एक कांस्टेंट फोर्स है और एक इधर को फोर्स है जो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब ये F1 है कह लो, ये F2 है। तो F1 तो कांस्टेंट है और F2 प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो तुम्हें याद होगा इसमें क्या होता था, जहां पे F1 और F2 इक्वल होते हैं वहां पे तुम्हें एक मीन पोजीशन मिलती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम आती है और उससे फिर वो डबल जाता है, वहां तक जाता है। और अगर वो स्प्रिंग वाला केस था तो वापस आ गया था, और अगर वो फ्रिक्शन वाला केस था तो वो वहीं पर रुक जाएगा, बस हो गया। तो इतने कुछ कंसेप्ट तुमने देखे, ज्यादातर में तुमने देखा होगा ये रिपीट हो रहे थे, ये वाले, ये वाले, ये कई जगह रिपीट हुए थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। सो थैंक यू एंड गुड डे।